देखिए तो जल संकट, जल संकट किसे कहते हैं? हमारे इसमें लिखेंगे क्या, हमारे पृथ्वी पर कितना जल है? 96.5%। ठीक, 96.5% कैसा जल है? तो लवणीय जल है। और अलवणीय जल कितना है? अलवणीय जल है 2.5%। यही जल है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम लोग कह रहे कि हमारे पृथ्वी पर इतना जल है इस कंडीशन में जो मानव जीवन में उपयोग में आता है। और जब जल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से काफी कम हो जाए, जब जल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से काफी कम हो जाए, तो जल संकट का रूप ले लेता है। जल संकट कहने का अर्थ है कि जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आवश्यकता की पूर्ति से कम हो जाए, जब हमको 1000 घन मीटर चाहिए पर डे। फॉल्कन मार्क बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। जब इससे कम जाएगा जल प्रत्येक व्यक्ति पर, तो जल संकट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये जल संकट का रूप ले लेता है। जल संकट का रूप कब लेता है? जब जल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से काफी कम हो जाए, तो वह जल संकट का रूप ले लेता है। और फॉल्कन मार्क एक विशेषज्ञ थे, ज्योग्राफी का एक विशेषज्ञ थे, जो बताए थे 1000 घन मीटर जल प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जल संकट का निवारण हम लोग कैसे करेंगे? खेतों में पीने योग्य पानी न देंगे, खेतों में पीने योग्य पानी नहीं, यानी वर्षा वाले जल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है। दूसरा, आवश्यकता न होने पर यानी अति जल दोहन पर नियंत्रण, जल दोहन पर नियंत्रण करेंगे, यानी ज्यादा जल बर्बाद न करेंगे, बेफिजूल जल बर्बाद न करेंगे, आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। अनुसार ही उपयोग करेंगे किसका? जल का। जल संकट से हम लोग बच सकते हैं। और जल संसाधन का उपयोग भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जल संसाधन का उपयोग क्या? खेतों की सिंचाई करने में, जल संसाधन का उपयोग ठीक है, बिजली तैयार करने में। जल संसाधन का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे? खेतों की सिंचाई करने में, बिजली तैयार करने में, मानवीय जीवन में। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना ही बढ़ते चला जाएगा, जितना याद आएगा। कपड़ा वगैरह धोने में। ठीक है, तो जल संकट के बाद आता है अगला टॉपिक, आता है आपका जो है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, इसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना भी। नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना को नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को नदी घाटी परियोजना भी हम लोग कहते हैं। इसमें होता क्या है बहुउद्देशीय परियोजना में कि बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। जैसे में मत्स्य पालन में बांध बनाकर, डैम जो बोले थे कि नदी घाटी परियोजना में उपयोग किया जाता है। मत्स्य पालन में, बिजली तैयार करने में, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद 2-3 पॉइंट आते हैं कि मानव शरीर में कितना % जल होता है? तो 65%। मानव शरीर में कितना जल होता है? 65%। पेड़ पौधे में कितना प्रतिशत जल होता है? पेड़ पौधे में 65 से 99%। और बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का स्कंदन बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का स्कंदन बढ़ा है? आर्सेनिक का।
अति जल दोहन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का स्खलन बढ़ा है? आर्सेनिक का। और राजस्थान महाराष्ट्र में किस तत्व का स्खलन बढ़ा है? तो फ्लोराइड का। फ्लोराइड। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। स्थल गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कितना परसेंट जल होता है? 65%। पेड़ पौधा में 65 से 99%। और बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का स्खलन बढ़ा है। और राजस्थान महाराष्ट्र में फ्लोराइड तत्व का स्खलन बढ़ा है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध पृथ्वी के दो होते हैं, कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से ऊपरी वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर भारत है। 23.5 डिग्री मकर रेखा यहाँ पे है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर भारत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भारत की अगर बात की जाए केवल, तो भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, जो बारहमासी होती है। 12मासी होती है। ठीक है, अब ये उत्तर से निकल रही है और दक्षिण की ओर जा रही है, तो इसका जो ढाल है दक्षिण की ओर है। ये जल दक्षिण की ओर जा रही है, तो अधिक जल की उपस्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? अधिक जल की उपस्थिति के कारण। 96% पूरे पृथ्वी पर जल है और बाकी 2.5-3% है जो स्थल है। 2/3 पे जल है और 1/3 पे स्थल है। 1/3 पे पूरा संसार पर मानव जो रहते हैं वो है। 2/3 पर जल है। तो जो अधिक जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। और राजस्थान और शुष्क इलाका में देखें तो 25% छत पर जल इकट्ठा किया जाता है। 25% छत पर जल इकट्ठा किया जाता है। छतों पर जल इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और जो बिजली तैयार किया जाता है जल से, 22% बिजली जल से ही तैयार किया जाता है। 22% बिजली जल से ही तैयार किया जाता है। 22% विद्युत का उत्पादन जल से किया जाता है। देखिए, हम अभी क्या बताए थे कि कोयला जल इसमें महत्वपूर्ण है बिजली का उत्पादन करने में। लेकिन बिजली का उत्पादन करने में 22% जल का सहयोग है और बाकी अन्य स्रोतों का बिजली उत्पादन करने में सहयोग है। देखो, तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी 2 नदी है, नर्मदा व तापी। नर्मदा और तापी, जिसको बोलते हैं ताप्ती। डेल्टा ना बनाने वाली नदी यानी कि लुप्त हो जाती है। ये नदी किधर गिरती है? तो पश्चिम के मुहाने में नर्मदा तापी का गिरा होता है। राजस्थान में एकमात्र बहने वाली नदी, राजस्थान में एक ही नदी है जो बहती है, जो विलुप्त हो जाती है। कहाँ? पश्चिम दिशा में आती है लूनी नदी, कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। कौन? लूनी नदी राजस्थान से जो बहती है। भारत में भूमिगत जल कितना है? 433.9 अरब। 433.9 अरब भारत में भूमिगत जल है। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर हमसे केवल भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो हम आंसर गंगा कर देंगे। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत ये हो गया, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इधर की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? तो गोदावरी। इधर की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी पहले होती थी, ठीक। अब होती है मासिन राम में। पहले चेरापूंजी में होती थी, अब होती है मासिन राम में। तो ऑप्शन देखेंगे किस आधार पे है, तो उसी आधार पे हम लोग मानेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी और मासिन राम में। और प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, ठीक है। भारत में भूमिगत जल कितना है? 435.9 अरब, जो हम लोग उपयोग में लाते हैं। राजस्थान में एकमात्र बहने वाली नदी लूनी नदी है, जो कच्छ की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी या डेल्टा न बनाने वाली नदी नर्मदा और तापी। उसके बाद आता है क्या? बहुउद्देशीय परियोजना और नदी घाटी परियोजना। उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना और नदी घाटी परियोजना। तो देखेंगे नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या हो? जिसमें बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है, ठीक। तो नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना यह एक प्रकार की वैश्विक परियोजना है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। हर तरह से पूर्ति की जाती है। नदी घाटी परियोजना में मानवीय आवश्यकताओं की हर तरह से पूर्ति की जाती है। जैसे क्या? मत्स्य पालन पर, बिजली उत्पादन करने पर 22% बिजली जल से ही होता है तैयार। दैनिक जीवन में, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना यह एक प्रकार की वैश्विक परियोजना है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की बहुत सारे उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जाता है। तो नदी घाटी परियोजना में ढेर सारे नदी घाटी परियोजना आते हैं, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना, टिहरी परियोजना, भाखड़ा नगर परियोजना, सतलज नदी पे है, हीराकुंड परियोजना, इंसलाम भावित राज्य कौन कौन सी नदी पे है? सोन नदी घाटी परियोजना, कृष्णा नदी, कोयना परियोजना, ठीक है। ये सब परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ना। अगले क्लास में हम लोग सारे परियोजना के बारे में एक एक परियोजना के बारे में हम लोग बताएंगे। और इसके बाद आता क्या? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध हम लोग इसलिए कहते हैं कि भारत की अधिकांश नदियां उत्तर में हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत से निकलकर, ठीक, उत्तर में हिमालय पर्वत से निकलकर दक्षिण में बहती है। जो बारहमासी नदी होती है, हिमालय से निकलने वाली नदी बारहमासी नदी होती है और इनका जल 12 मास बहते रहता है। तो 12 मास बहते रहता तो ये दक्षिण की ओर जाती है और दक्षिण की ओर जाने के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। क्यों? अधिक जल की उपस्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आती है। 400 से अधिक नदियां हैं जो सालों भर बहती है। अब सोच लीजिए एक नदी में कितना जल होता होगा। अगर खाली केवल गंगा की बात की जाए तो कितना पानी उसमें है। वैसे बहुत सारी नदी हैं जो 400 नदियां सालों भर बहती है और वह दक्षिण क्षेत्र की ओर आती है। और दक्षिणी क्षेत्र की ओर आने के कारण ही अधिक जल की उपस्थिति हो जाती है। और अधिक जल की उपस्थिति हो जाती है तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की विश्व की 10 बड़ी नदी में भारत की 2 नदी शामिल है। 9वां नदी ब्रह्मपुत्रा है, विश्व 9वीं बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा और 10वीं बड़ी नदी गंगा है, ठीक है। 9वीं सबसे बड़ी नदी विश्व की ब्रह्मपुत्रा और 10वीं सबसे बड़ी नदी गंगा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? भारत के पूरब से निकलती है और गंगा तो हिमालय से निकलती है उत्तर से, ये भी हिमालय से ही निकलती है। नेपाल होते आती थी, बांग्लादेश होते आती है
तो अब आता है अगला, वर्षा जल का मानव जीवन में उपयोग, संग्रहण और पुनः चक्रण। तो वर्षा जल का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, इसका संग्रहण कैसे करते हैं, छतों पर करते हैं, टैंक बनाकर करते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ना है। और उसका फिर से उपयोग कैसे लाते हैं, या सिंचाई में या पीने योग्य में कैसे लाते हैं, वो हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। तो वर्षा जल का मानव जीवन में क्या उपयोग है, वो तो हम लोग जानते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, सिंचाई करने में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनके संग्रहण और पुनः चक्रण पे। संग्रहण का मतलब इकट्ठा किस प्रकार से करते हैं और उसका उपयोग फिर से किस तरह से करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे दो शब्द आता है, खादिन और जोहड़। ठीक, खादिन और जोहड़ ये बताएंगे, तो उसमें आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, पहले जो होता था ना, वर्षा के पूर्व भी अनुमान लग जाता था। पहले के लोगों को पता होता था कि आज बारिश होने वाली है, तब वो पहले से ही गड्ढा खोद कर रखा करते थे, गड्ढा खोद कर रखा करते थे और वो अपना रास्ता तैयार कर लेते थे जिस दिशा में उन्हें जल ले जानी होती थी। रास्ता तैयार कर लेते थे, रास्ता तैयार कर लेते थे जिस दिशा में उनको वर्षा जल ले जाना होता था। ये टैंक जिस दिशा में बनाते थे उधर का रास्ता बना लेते थे वो लोग। उनको क्यों बना लेते थे पहले से, क्योंकि उनको अनुमान होता था और उस समय उतना प्रदूषण तो था नहीं, लिमिटेड वर्षा होती थी, टाइम टू टाइम वर्षा होती थी। अब तो प्रदूषण है, जब मन हुआ तब वर्षा, जब मन हुआ तब ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसमें होता क्या था कि पहले से गड्ढा खोद कर उनका रास्ता तैयार कर लिया जाता था, या तो छतों पर टैंक बना लिया जाता था वर्षा जल का उपयोग में लाने के लिए। ठीक है, और खेती में कैसे किया जाता, तो गड्ढा कर लिया जाता था, खेत की ओर, अपना खेत की ओर गड्ढा कर लिए, रास्ता बना लिए और उन्हीं में वर्षा जल ले जाते थे। तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इन्हें खादिन कहा जाता है। गड्ढा खोद कर जो किया जाता है राजस्थान में खादिन कहा जाता है, और अन्य सभी राज्यों में इन्हें जोहड़ कहा जाता है। अन्य राज्यों में इन्हें जोहड़ कहा जाता है और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इन्हें क्या कहा जाता है, खादिन। तो खादिन क्या है, तो जब हम लोग गड्ढा खोद कर वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं राजस्थान के इलाका में, शुष्क इलाका में, उन्हें क्या कहेंगे, खादिन। और अन्य राज्यों में इसे जोहड़ कहते हैं। और इनका संग्रहण कितने तरह से होता है, तो दो तरह से होता है। एक छत पे होता है, दूसरा भूमिगत टैंक बनाकर, जिसे राजस्थान में टांका कहा जाता है। टांका शुष्क क्षेत्र, इस क्या कहेंगे, शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत गड्ढा बनाकर बड़ा सा गड्ढा बना लिए और उसमें वर्षा जल को इकट्ठा किए। वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं, सिंचित करते हैं और उसका उपयोग फिर सिंचाई में लाते हैं। ठीक है, और होता क्या था कि छत पर जो जल इकट्ठा होता था उसे टांका से जोड़ दिया जाता, यानी भूमिगत जल से जोड़ दिया जाता था और वह भूमिगत टांका में आ जाता था, तो उससे फिर खेती करने में आसान होती थी। तो हम बताएं खादिन, जोहड़ और टांका। तो खादिन क्या होता था, राजस्थान के शुष्क इलाकों में वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था, उसे खादिन कहा जाता था, और अन्य क्षेत्रों में उन्हें जोहड़ कहा जाता था। और टांका क्या है कि राजस्थान में अगर भूमिगत गड्ढा किए ना, उसे बड़ा सा गड्ढा किए तो उन्हें क्या कहा जाता था, टांका। तो और टांका को भूमिगत जल में, भूमिगत जल जो टैंक बनाते थे नीचे, उसे छत से पाइप के सहारे से जोड़ दिया जाता था, तो जिससे भूमिगत ये अंदर जो है जल इकट्ठा हो जाता था। छत वाला भी जल इसके अंदर चल जाता था और जिधर इनको अपने सिंचाई के लिए ले जाना होता था उधर रास्ता अपना तैयार कर देते थे। तो आज खत्म हुआ। एक टॉपिक बचा हुआ है कि नदी का जल कैसे प्रदूषित होता है, कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, नदी का जल कैसे प्रदूषित होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो नदियों का प्रदूषण होने का कारण क्या है, प्रदूषित का कारण क्या है, नदियों को प्रदूषित होने का कारण क्या है। पहले हम लोग क्या देखिए, कल कारखाना जो खुलता है वो नदी जहाँ पे होगा वहाँ पे खुलेगा, या फिर रास्ता उसका आसान होगा मटेरियल ले जाने, रॉ मटेरियल ले जाने या लाने में, वहीं पे ये सब खुलेगा। तो नदी वाले इलाका में उसका पूरा कचरा फेंका जाएगा। इस पूरा कचरा फेंकने से किसके, कल कारखाने के, पूरा कचरा फेंकने से, मल फेंकने से
मृत जीव, ठीक। मृत जीव यानी मरे हुए जीव या जंतु को नदी में प्रवाह करने से, ठीक है। इन्हें बताया कैसे जा सकता है, इस पे हम लोग नियंत्रण करेंगे, रोक लगाएंगे। इन सभी पे हम लोग रोक लगा देंगे तो नदी और जल प्रदूषित होने से बच जाएगा। और आगे आता है हम लोग का नदी घाटी परियोजना जो है, नदी घाटी परियोजना उनके बारे में पढ़ना है तो अगले क्लास में हम बता देंगे। सोन नदी घाटी परियोजना मेन है कौन, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, दामोदर, कोसी, हीराकुंड, ये सब 4-5 है जो मेन नदी घाटी परियोजना जो एग्जाम में आपके बोर्ड की एग्जाम में आते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चन है मैं एग्जाम से 1 महीना पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। और मॉडल सेट भी, मॉडल सेट प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पहले वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।